हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना एक क्वेरी आ रही थी कि दे आर आस्किंग कि सर अगर एक जीएसटी के एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो इंटरनल में चाहे वो फाइनल में, अगर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो क्या सर उसका कोई फॉर्मेट होना चाहिए क्या, है ना, या फिर कोई प्रेजेंटेशन स्टाइल होना चाहिए जिसके अंदर हमें उसको लिखना है, या फिर हम जैसे लिखते हैं मतलब इन पैराग्राफ, या जैसे हम राइट करना चाहते हैं वैसे ही लिख सकते हैं क्या। नहीं, आपका एक फॉर्मेट होता है। किसी भी लॉ के पेपर को आप अटेम्प्ट करते हो, उस लॉ को कोई, चाहे वो मैं इनकम टैक्स की बात करूं, चाहे मैं जीएसटी की बात करूं, या फिर मैं कॉर्पोरेट लॉ की बात करूं, या फिर एक बिजनेस लॉ की बात करूं, यानी कोई भी लॉ का अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो उसका ना एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। एक प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है कि उस स्टाइल के अंदर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप उस स्टाइल में अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं, अगर आप उसको नॉर्मली अटैम्प्ट करेंगे, इन पैराग्राफ आप अटैम्प्ट करेंगे, मतलब आप जैसे अटैम्प्ट करते आ रहे हो, मार्क्स तो उसमें भी मिलेंगे। बट अगर आप इन बेटर प्रेजेंटेशन में आप अटैम्प्ट करेंगे ना, चाहे लिख के वही आओ आप, लेकिन अगर आप बेटर प्रेजेंटेशन में आप अटैम्प्ट करते हैं ना, तो बेटर प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली उसमें आपके जो मार्क्स हैं, मार्क्स की जो मार्क्स मतलब ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, आप एक जीन्स लेने जाते हो, ठीक है। एक जीन्स है, और वो जीन्स क्या कहते हैं, एक जीन्स लेने गए, ठीक है। आप एक जीन्स आपको मिल रही है पालिका में, ठीक है, या फिर किसी किसी भी जो जनपद वगैरह, या जो पालिका, या जो सरोजनी नगर, ऐसी मार्केट में आपको मिल रही है। ठीक है, तो वो उसी जीन्स के आप कितने कितने रुपीस देना चाहोगे। आप मैक्स टू मैक्स आप 1000 देना चाहोगे, या हो सकता है कि उससे कम देना चाहोगे। बट अगर उसी जीन्स को, है ना, जब किसी मॉल में, किसी किसी H&M के शोरूम में या लिवाइस के शोरूम में उसको ऐसे इस तरह से टांग दी जाए, ठीक है, और उसके ऊपर लाइट्स दे दी जाए, लाइटिंग वगैरह एक अच्छी खासी कर दी जाए, और एक इस तरह से उसको टांग दी जाए उसी जीन्स को, ठीक है, तो तो उसी जीन्स के आप 5000 देने के लिए भी रेडी हो जाओगे। द सेम जीन्स जो आपको सरोजनी नगर में मिल रही थी, और वही जो जीन्स है जो आपको वहाँ पे आपको इस तरह से लाइटिंग के साथ आपको विद सेम क्वालिटी आपको लाइटिंग के साथ दे दी जाए, तो आप प्रोबेबली आप 5000 भी पे करने के लिए रेडी हो। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मैटर करती है। आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट भी देखे होंगे, है ना, जो हायर क्लास के जो रेस्टोरेंट होते हैं, जो 5 स्टार रेस्टोरेंट, जो होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिक जो फोकस होता है उनका उनका प्रेजेंटेशन पे ही होता है। चाहे कभी कभार आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आप जब डिनर करते हैं, लंच करते हैं, वहाँ की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, बट समटाइम उनका फूड अच्छा नहीं होता। लाइक मैं एक बारी एक ताज मैं ताज उसमें गया था, ताज वेदांता, वेदांता बाय ताज। एक ताज होटल है आपका, लाइक एक दिल्ली में भी ताज होटल है, ठीक है। मैं वहाँ गया था, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो सब बात की एक बात यही है कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है एट द एंड। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन से पहले मैं पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, सब जीएसटी के एग्ज़ाम में अ, तो अब आप देखो, जीएसटी के एग्ज़ाम में ना दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके। एक तो एमसीक्यूज, बंच ऑफ एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्टिव्स भी दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, और एक हो सकता है केस स्टडी, ठीक है। अब डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन अगर होगा, जैसे कि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कौन से क्वेश्चंस हो गए, जैसे इसका इसका एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखो। जैसे कि व्हाट इज़ सप्लाई, जैसे कि सप्लाई क्या है ना, डिस्टिंग पर्सन, क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्टिंग पर्सन, रिलेटेड पर्सन, ये 5 5 मार्क्स के अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। या फिर कुछ क्वेश्चन रिलेटिंग टू शेड्यूल 3 आ जाता है आपका, कि शेड्यूल 3 के अंदर की एक्सप्लेन द एक्टिविटीज़ विच आर नेदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज।
या फिर शेड्यूल 2 से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर शेड्यूल 1 से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि शेड्यूल 1 क्या पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो विदाउट कंसिडरेशन भी आपका आपके ऊपर आप सप्लाई मानी जाएगी और जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को भी लिखने का तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन भी अगर आपके इस तरह के आ जाते हैं, जैसे कि सप्लाई का क्वेश्चन आ गया, मान लो कि व्हाट इज सप्लाई, है ना, जिसके अंदर आपसे सप्लाई के बारे में वो पूछ रहा है ना, तो अब आपको पूरा सेक्शन 7 एक्सप्लेन करना है। तो सेक्शन 7 को एक्सप्लेन करने का तरीका देखो क्या है, यहाँ पे मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर डायरेक्टली अगर एक क्वेश्चन आ जाता है सप्लाई से रिलेटेड, तो सप्लाई से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो देखो आप ना सेक्शन को कोट करोगे कि जो भी सेक्शन है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सेक्शन एप्लीकेबल है तो आप उस सेक्शन को कोट करोगे। कि जैसे यहाँ पे मैंने कैसे सेक्शन को कोट किया हुआ है कि एज पर सेक्शन, ये देखो एज पर सेक्शन 7, ठीक है। सबसे पहले तो सेक्शन, और वो जो सेक्शन है वो कौन से एक्ट का है, कौन से एक्ट का आप एक्सप्लेन कर रहे हो, सीजीएसटी एक्ट। अभी आपको ये याद रखना है कि जो आप जितने भी जो सेक्शंस, जो मोस्टली जो सेक्शंस आप पढ़ रहे हो जीएसटी के अंदर, वो सीजीएसटी एक्ट 2017 के हैं, ठीक है। तो कौन से आप पढ़ रहे हो, जो सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 किसका, सीजीएसटी एक्ट 2017 का। फिर उसके बाद में थोड़ी सी लैंग्वेज आप समझा दोगे, आपको क्या कहते हैं, हाँ, अपनी ही लैंग्वेज से समझा दोगे कि सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई विद कंसिडरेशन इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इस तरह से आप यहाँ पे क्या कहते हैं, ये अपनी लैंग्वेज में सेंटेंसेस में आप लिख दोगे, ठीक है, ऐसे है ना। फिर उसके बाद में अगर अगर अब ये मैटर करता है कि आपने अब इसका कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो आप, है ना, इसमें ऐड ऑन करने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कि सप्लाई से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, ऑल फॉर्म ऑफ समझा सकते हो, ठीक है, ये सब अब समझाते हो सकते हो। और अगेन ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आएगा। अगर 5 मार्क्स का आ जाता है तो 5 मार्क्स में आप सिर्फ उसके डेफिनेशन लिख दो, फिर उसके बाद और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बस ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई विद कंसिडरेशन इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आप समझा दो, या फिर एक एग्जांपल समझा दो, बस इतना चल जाएगा। बट अगर ये मान लो यही क्वेश्चन अगर आपका 15 मार्क्स का आ जाता है तो आपको ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई विद कंसिडरेशन भी आपको डिटेल्ड में समझाना पड़ेगा, यानी इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। आप ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई के अंदर आप सारी के सारे फॉर्म आप लिखोगे, जैसे सेल, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज, ये सारे के सारे लिखोगे पॉइंट्स, और फिर उसके बाद उसको समझाओगे विद कंसिडरेशन। तो विद कंसिडरेशन भी आप उसको उसके बारे में समझाओगे। विद कंसिडरेशन का मतलब होता है कि समथिंग इन रिटर्न, और उसके कुछ एग्जाम्पल दे दोगे साथ साथ में, ताकि बड़ा करने के लिए, अब 15 मार्क्स का आ गया ना, 15 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा तो लिखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप विद कंसिडरेशन के साथ आप कुछ एग्जाम्पल दे दोगे कि अगर मिस्टर एक्स ने ये जो एक आईफोन है वो 90,000 रुपीज़ का, उसकी मोबाइल शॉप की दुकान है, 90,000 रुपीज़ का अगर वो बेच रहा है, तो जो 90,000 है वो विद कंसिडरेशन ही है, ठीक है। फिर इन कोर्स ऑन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इस तरह से आप ना उसको 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करके लिखोगे और इसको समझा दोगे आप, राइट। जस्ट मिनट, ओके, हाँ। तो अब इस तरह से आप समझा देंगे इसको इन कोर्स इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब हालांकि अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर मुझे ये सेक्शन जो है, जो भी आप सेक्शन कोट कर रहे हो, वो सेक्शन याद नहीं है, तो फिर क्या करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको ना इवन 10% भी अगर आपको डाउट है उस सेक्शन से रिलेटेड, तो सेक्शन कोट करके मत आना। सेक्शन को कोट आप नहीं करोगे अगर आपको सेक्शन में 10% भी डाउट है कि ये वाला सेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है गलत है, तो लिख के मत आना। क्योंकि जो चेकर होगा, जो भी चेक करेगा ना एग्जाम, वो सबसे पहले सेक्शन को ही देखेगा, और अगर आपने सेक्शन गलत लिख दिया तो स्टार्टिंग से ही उसका मूड खराब हो जाएगा कि भैया इसको तो, इसने तो ये गलत सेक्शन कोट कर रखा है, इसने लिखा ही कुछ और होगा। बात समझ रहे हो, इसने लिखा ही कुछ और होगा। आपको सेक्शन लिखना है, लेकिन जब तभी लिखना है जब आप 100% या 90% आप श्योर हैं, मतलब मोर देन 90% आप श्योर हैं कि हाँ कि ये इसका सेक्शन जो है वो सेक्शन 7 ही है, तो ही आप लिख के आओगे, नहीं तो आप मत लिख के आना। अब इसका सेक्शन लिखने का फ़ायदा क्या है, सेक्शन लिखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको ये याद है कि इसका सेक्शन 7 है, तो आप कोट करके आओगे ये सेक्शन, तो प्रेजेंटेशन एक तो ये बेटर बनती है, और दूसरा जो 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 चेकर होता है ना, उसके माइंड पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि यार इस स्टूडेंट ने सेक्शन भी कोट किया हुआ है ना, तो इसका मतलब इसने बहुत ही डीपली पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसने अच्छा ही लिखा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर वो खुल के भी मार्क्स देता है आपको। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर
इन केस आपका कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका आपको लिखना, आपको याद तो है उसका आंसर, बट आपको उसका सेक्शन याद नहीं है कि उसका सेक्शन क्या था, तो उस केस में आप क्या लिख सकते हो, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इन दैट केस आप क्या लिखोगे, क्या उसकी भी कोई प्रेजेंटेशन है क्या? हाँ, उसकी भी एक प्रेजेंटेशन है। आप बिल्कुल डिट्टो यही चीज़ें आपको करनी है। जैसे ये इसका मान लो, इसी से ही मैं बता देता हूँ आपको, इस यही जो क्वेश्चन है इसका आपको सेक्शन याद नहीं था, इसका आपको सेक्शन याद नहीं था मान लो, है ना? तो इसी को ही आप कैसे लिखोगे अगर आपको सेक्शन याद नहीं है? तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर ऐसा कुछ कोई केस आता है तो आप इसको क्या, आप कैसे लिखेंगे? ओके, तो यहाँ पे ना आप क्या कहते हैं, जो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 7, तो आपको यहाँ पे सेक्शन तो याद नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एज पर, एज एज पर प्रोविज़न, एज पर प्रोविज़न गिवन अंडर CGST एक्ट 2017। अब CGST एटलीस्ट ये तो याद रख सकते हो ना, CGST एक्ट 2017। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना ही याद रख लेना है कि एज पर सेक्शन, अगर आपको ऐसा केस तभी करना है जब आपको उसका सेक्शन याद ना हो, तो ये तभी आपको इस तरह से लिखना है। आपको ये चीज़ आप तभी लिखोगे जब आपको सेक्शन याद नहीं होगा, ठीक है? तो जब सेक्शन याद नहीं है आपको, आप इस तरह से लिखेंगे एज पर प्रोविज़न गिवन अंडर CGST एक्ट 2017। अब उसके बाद प्रोविज़न गिवन का मतलब यही होता है कि जो जो भी CGST एक्ट के अंदर जो लॉ लिखा हुआ है उसके हिसाब से CGS सप्लाई का मतलब ये है, तो हम ये लिखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप दोगे, और पॉइंट्स में कोशिश करना कि जैसे अब इस तरह से आपने समझाया कि जैसे पहले आपने सप्लाई का समझा दिया, आपने पहले आपने सप्लाई समझा दिया इन थ्योरी फॉर्म, फिर उसके बाद में आपने पॉइंट्स में आपने ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई विद कंसिडरेशन और इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आप समझा रहे हो वन बाय वन, ठीक है? ये तो आपका हो गया कि अगर डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है? सेम आप किसी की भी डेफिनेशन के साथ कर सकते हो कि अगर आ जाता है रिलेटेड पर्सन, तो एज पर प्रोविजन गिवन अंडर CGST एक्ट 2017, तो रिलेटेड पर्सन मीन्स, तो उसके अंदर रिलेटेड पर्सन इंक्लूड जो कौन कौन आते हैं रिलेटेड पर्सन, जैसे कि आपका फैमिली आ जाती है रिलेटेड पर्सन के अंदर, या फिर आपके पार्टनर्स आ जाते हैं, बिजनेस के पार्टनर्स आ जाते हैं, या एम्प्लॉयर जो होते हैं वो भी रिलेटेड पर्सन होते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेटेड पर्सन होते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से आप उसके एक्सप्लेनेशन कर सकते हो अगर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन अगर आती है तो उसको भी आप ऐसे ही लिखोगे। आपको हालांकि मैंने उसका आपको बोला था कि उसका सेक्शन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन वगैरह के सेक्शन क्या है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इस तरह से आपको लिखना है एज पर प्रोविजन गिवन अंडर CGST एक्ट 2017। आप डायरेक्टली नहीं लिखना स्टार्ट कर दोगे, आप किसी 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 भी मार्केटिंग का पेपर या फिर किसी क्या कहते हैं, आप थ्योरी का पेपर आप राइट नहीं कर रहे, आप लॉ का पेपर राइट कर रहे हो, तो लॉ को पेपर का राइट करने का एक तरीका होता है, एक प्रेजेंटेशन होती है, तो आपको इस तरह से लिखना होगा। यहाँ पे मेरा डायरेक्ट थ्योरी से रिलेटेड कैसे आपको राइट करना है आपको वो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूँ कि केस स्टडी को कैसे आपको राइट करना है, उसकी क्या फॉर्मेट है, तो उसका फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अब केस स्टडी को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला एग्जांपल हम क्लास में हमने लिया भी था, ठीक है? क्लास में हमने किया भी था। तो इसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, केस स्टडी है। अब उसके अंदर क्या है कि जो टर्नओवर है वो हमें दिल्ली की ब्रांच की भी दी हुई है, हरियाणा की भी दी हुई है, महाराष्ट्र की भी दी हुई है और कलकत्ता की भी दी हुई है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस की हमें टर्नओवर दे रखी है कि दिल्ली की कितनी है, हरियाणा की कितनी है, महाराष्ट्र की कितनी है और कलकत्ता की कितनी है। तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में बताया था जब एग्रीगेट टर्नओवर समझा रहा था, तो एग्रीगेट रजिस्ट्रेशन के केस में हम क्या चेक करते हैं, हम 40 लाख के लिमिट तो चेक करेंगे, बट हम 40 लाख के लिमिट कैसे चेक करते हैं, हम पूरे के पूरे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन का मतलब था कि हम पूरे होल इंडिया बेसिस पे हम चेक करते हैं। जो एग्रीगेट टर्नओवर होती है वो होल इंडिया बेसिस पे हम चेक करते हैं, ठीक है? तो होल इंडिया हम यहाँ पे टोटल करेंगे, यहाँ पे हमने जब टोटल किया तो इसका टोटल कितना आया, इसका टोटल आया 50 लाख, इसका टोटल कितना आया 50 लाख आया। अब 50 लाख 40 लाख से ऊपर है तो क्या हमें फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा वेयर टू गेट रजिस्ट्रेशन, तो आपने बताया कि ऑल स्टेट, मतलब हर एक स्टेट में इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा, ठीक है? और कितने रजिस्ट्रेशन लेने हैं, 4 रजिस्ट्रेशन लेने हैं, यानी एक दिल्ली में, एक हरियाणा में, एक महाराष्ट्र में, एक कलकत्ता में रजिस्ट्रेशन लेने हैं। अब इसको कैसे राइट करना है, अब आप ये देखो, तो देखो सॉल्यूशन इसका कैसे लिखना है आपको, सॉल्यूशन का मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। सॉल्यूशन ना आपको 3 हिस्सों में लिखना है। कभी भी केस स्टडी आएगी तो केस स्टडी का जो सॉल्यूशन है वो आप हमेशा हमेशा आप 3
हिस्सों में लिखोगे, 3 पैराग्राफ में लिखोगे। एक फर्स्ट पैराग्राफ, अभी मैं बताता हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में तो आप क्या बताओगे, आप लॉ बताओगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या बताओगे, आप लॉ बताओगे। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या बताया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आप लॉ बताओगे, सेकंड पैराग्राफ में आप फैक्ट बताओगे, फैक्ट बताओगे, सेकंड पैराग्राफ में आप क्या बताओगे, आप फैक्ट बताओगे, एंड लास्ट पैराग्राफ में क्या बताओगे, आप ऑब्जर्वेशन बताओगे अपने, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। लास्ट पैराग्राफ में आप ऑब्जर्व बताओगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे देखो, आपको देखो कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको वही चीज़ें याद रखनी है और वही सारी की सारी चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट करनी है हर जगह। अब देखो, सबसे पहले तो आप लॉ बताओगे कि जो क्या कहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन में आप क्या कर रहे हो, आप ये चेक कर रहे हो कि जो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन का सेक्शन कौन सा था, देखो वहाँ यहाँ पे बिल्कुल सेम, एज पर सेक्शन 22, सेक्शन नंबर 22 था। और अगर आपको यहाँ पे सेक्शन याद नहीं है तो आपको क्या लिखना है, एज पर प्रोविजन गिवन अंडर CGST एक्ट 2017, अब इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अ पर्सन, फिर उसके बाद मैंने वो लिख दिया कि वही कहानी जो भी सेक्शन 22 के अंदर लिखा हुआ था, अ पर्सन इज लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर, अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर पूरे इंडिया की सप्लाई ऑफ गुड से, सप्लाई ऑफ गुड से पूरे इंडिया की जो उसकी जो टर्नओवर है, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या कहते हैं, द होल इंडिया की उसकी जो सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स से एक्सीड कर जाती है 40 लाख से इन केस ऑफ अदर स्टेट के अंदर, और 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, है ना। तो ये सब मैं एक्सप्लेन करके लिख दूंगा, आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से हैं वो भी लिख दूंगा मैं। तो जो जो मेरे को लॉ याद है इसके अंदर, जितना भी आपको याद है आप वो यहाँ पे लिख दोगे एज पर सेक्शन 22 के हिसाब से। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप पूरा का पूरा लॉ लिख दोगे। अगर इसको यहाँ पे क्या कहते हैं बुलेट्स में लिखना चाहते हो तो बुलेट्स में भी लिख सकते हो कि क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट पैरा, लेकिन वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही होना चाहिए। अब उसके अंदर आप बुलेट्स मेंशन कर सकते हो कि जो क्या कहते हैं 40 लैक्स है वो अदर स्टेट के अंदर है, फिर जो 10 लैक्स है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर इंक्लूड ये होता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, ईजी था, ठीक है। फर्स्ट तो आपने लॉ लिख लिया फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, फैक्ट। सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, फैक्ट। अब ये फैक्ट का मतलब क्या है, फैक्ट का मतलब है वही क्वेश्चन का ही फैक्ट, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपको उतार देना है इसके अंदर, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। अब वो कैसे आप पेस्ट करोगे, सबसे स्टार्टिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग में आप लिखोगे इन द गिवन केस, इस तरह से, मतलब कोई भी केस स्टडी आ जाए आपको यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ में इन द गिवन केस, और वो जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था ना जिसमें लिखा होगा कि मिस्टर एक्स हैं, उनके जो दिल्ली ब्रांच है उसमें इतनी टर्नओवर है, ये सब है, तो आपको लैंग्वेज में, पॉइंट्स में नहीं, लैंग्वेज में आपको लिख देना कि मिस्टर एक्स हैं, क्या कहते हैं, इन द गिवन केस जो मिस्टर एक्स हैं उन क्या कहते हैं वो दिल्ली के भी सप्लायर हैं, दिल्ली में उनकी इतनी सेल है, और मुंबई में इतनी सेल है, कलकत्ता में इतनी सेल है, ठीक है। तो क्या कहते हैं सो इतनी सेल है, तो उसके बाद आप बता दोगे। फिर यहीं पे ना थोड़ा सा आपको फैक्ट्स के अंदर ही, जब आप फैक्ट्स को बता रहोगे, फैक्ट्स के अंदर ही आपको थोड़ा सा आपको आंसर देना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कहते हैं जो मिस्टर एक्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि उनकी 40 लाख की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और क्या कहते हैं हर एक स्टेट में, ईच स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और ही नीड टू टेक 4 रजिस्ट्रेशन। आप थोड़ा सा आंसर भी बता दोगे, मतलब जो वही आंसर हमने यहाँ पे दिया था, एक बार यहाँ पे देखो, जो वही आंसर हमने यहाँ पे दिया था, देखो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे आंसर दिया था ऑल स्टेट और 4 उसी को ही आपने क्या किया, एक लैंग्वेज में लिख के दे दिया। अब लास्टली आपको क्या करना पड़ेगा, लॉ फैक्ट हो गया, अब लास्ट में आपको ऑब्जर्वेशन देनी पड़ेगी आपको। ऑल्दो आपने, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपने आंसर आप पहले से ही दे चुके हो, तो लास्ट में आप क्या देंगे, आप ऑब्जर्वेशन देंगे। ऑब्जर्वेशन के अंदर कि ऑब्जर्वेशन कैसे आपको देनी है, देखो इसकी भी एक लैंग्वेज है, एज पर लॉ, एज पर लॉ, लॉ कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में, एज पर लॉ एंड फैक्ट्स कौन से पैराग्राफ में दिया है, सेकेंड पैराग्राफ में, गिवन अबव जो हमने ऊपर देके आए हैं, लॉ और फैक्ट्स जो हम ऊपर देके आए हैं, वी हैव कंक्लूडेड, हमने ये कंक्लूड किया है, वी हैव कंक्लूडेड, हमने ये कंक्लूड किया है, वही फिर वही आंसर, देखो डिट्टो वही लाइन मैंने यहाँ पे चिपका रखी है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप बिल्कुल डिट्टो लाइन मैंने वही चिपका रखी है। आप एक बार ये ध्यान से देखें, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाली जो लाइन है, ये वाली एक बारी लाइन देखें, मिस्टर एक्स नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट,
और ही नीड टू टेक फॉर रजिस्ट्रेशन। और यही लाइन लास्ट में आप मतलब अपना जो ऑब्जर्वेशन दोगे तो ऑब्जर्वेशन में आप फाइनली आप ये आंसर दे दोगे। अब ये आपको इस तरह से फॉर्मेट लिखना है, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में आपका लॉ हो गया, सेकंड पैराग्राफ में आपने फैक्ट लिख दिया। फैक्ट क्या है? फैक्ट और कुछ नहीं है, आपको कॉपी पेस्ट करना है पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा ना, उसी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख देना है, बस लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज, अब थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाने की, जब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में ही मत पेस्ट कर देना उसको। ठीक है, तो बस वो उसको वही पैराग्राफ को आपको जो केस स्टडी होगी उसी को ही आपको इन द गिवन केस के बाद आपको इस तरह से आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है। अब ये डॉटेड डॉटेड का मतलब है यानी वहाँ पे मैंने लिखा नहीं, वहाँ पे आप पूरा केस लिख दोगे, फिर फाइन थोड़ा सा आंसर दे दोगे उनको सेकेंड पैराग्राफ के अंदर कि उसको इतना इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 4 जगह पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर फाइनली ऑब्जर्वेशन में आप क्या करोगे कि हमने लॉ के हिसाब से और फैक्ट जो हमने ऊपर दिए हैं उसके हिसाब से हम कंक्लूड कर रहे हैं कि मिस्टर एक्स को रजिस्ट्रेशन कराना था और फॉर रजिस्ट्रेशन करने। तो इस फॉर्म में देखो, ये 3 फॉर्म में 3 पैराग्राफ में जब आप आंसर लिख के आओगे किसी भी केस स्टडी का, ठीक है, किसी भी केस स्टडी का जब आप आंसर लिख के आएंगे तो आपको क्यों नहीं, आप खुद सोचो, अगर कोई स्टूडेंट लिख के आएगा और आप चेक कर रहे होगे तो आप क्या मार्क्स नहीं दोगे क्या? बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। और सामने वाला खुश हो जाएगा, यार कितनी बेटर तरीके से इसने प्रेजेंटेशन दी है, उसको लॉ भी अलग से मिल रहा है, उसको फैक्ट अलग से मिल रहा है, उसको ऑब्जर्वेशन अलग से मिल रही है। अब यहाँ पे लिख के मत आ जाना ऐसे लॉ फैक्ट और ऑब्जर्वेशन, ये तो मैंने क्या कहते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। बाकी हालांकि समझ में ऐसा ही आना चाहिए कि ऊपर आपने लॉ लिखा है, आपको उसके बाद आपने फैक्ट लिखा है, फिर उसके बाद में आपने ऑब्जर्वेशन लिखी है, वी हैव कंक्लूडेड लिखा है ना आपने, तो वो ऑब्जर्वेशन ही है वो। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख के आएंगे, देखो कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है, फिर आपको क्यों नहीं मार्क्स मिलेंगे? आपको लॉ के पेपर में भी फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि जीएसटी में भी आप 90+ स्कोर कर पाओगे आप, अगर आप इस तरह से आप प्रेजेंट करके आओगे। नॉट इन जीएसटी ओनली, बट आगे के लिए भी आप याद रखोगे, अगर आगे भी कोई पेपर आप अटेम्प्ट करते हो लॉ का, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कॉर्पोरेट लॉ हो, चाहे बिजनेस लॉ हो, आप कोई भी अटेम्प्ट करते हैं, इस फॉर्म में अगर आप अटेम्प्ट करके आएंगे ना, तो आपको हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट के जो आंसर होगा उससे आपको बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का कि आज की क्लास का कि आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करके आना है। अगर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू के लिए, तो अगर एमसीक्यू आता है तो फिर तो उसमें से 4 में से एक ऑप्शन है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। बट हाँ, सब्जेक्टिव के लिए मेरे पास क्वेरीज आ रही थी तो मैंने एक वीडियो बना के डाल दी है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर और भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और या फिर आप चैट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द डे।